हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आयोग के फेवरेट प्रश्न। ठीक है, आज हम देखेंगे आयोग के फेवरेट प्रश्न जो कि रिपीटली पूछे गए हैं। वो चाहे टीजीटी का पेपर हो चाहे पीजीटी का पेपर हो, सब में ही पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न मैं लेके आई हूँ, तो आप एक बार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके पेपर में फंस सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी है। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी है प्रोसेस चार्ट, साइक्लोग्राफ चार्ट, ऑपरेशन चार्ट या पाथवे चार्ट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कार्य सरलीकरण है क्या है और कार्य सरलीकरण की तकनीकी क्या है। कार्य सरलीकरण एक ऐसी ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से हम कार्य को सरल बनाते सकते हैं। इसके दो तकनीक होते हैं, वो हम देखते हैं, औपचारिक तकनीकी और अनौपचारिक तकनीकी। ठीक है, औपचारिक तकनीकी और अनौपचारिक तकनीकी। अनौपचारिक तकनीकों को पेन पेंसिल तकनीकी भी बोलते हैं। तो औपचारिक तकनीकी के अंतर्गत आता है साइक्लोग्राफ, साइक्लोग्राफ आता है, माइक्रो मोशन आता है, मेमो मोशन आता है, स्टॉप वॉच आता है। ठीक है, और पेन पेंसिल यानी अनौपचारिक तकनीकी के अंतर्गत प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट आता है। ठीक है, ये तकनीकी है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इनमें से कोई सा भी आपको ऑप्शन दे देंगे तो आपको ये रट के रखना है, औपचारिक तकनीकी के अंतर्गत कौन आता है और प्रोसेस चार्ट के अंतर्गत कौन आता है। तो जो औपचारिक तकनीकी है ना, इसको हम सिर्फ लैब में ही कर सकते हैं। इसके लिए हमें लैब की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे औपचारिक तकनीकी बोलते हैं। पेन पेंसिल तकनीकी का हम एक पेन पेंसिल यानी कि मतलब कागज़ पे भी कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी रूम में भी बैठ के हम किसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। कार्य सरलीकरण की दो तकनीकी हैं, औपचारिक तकनीकी और अनौपचारिक तकनीकी। अनौपचारिक तकनीकी को पेन पेंसिल तकनीकी भी कहते हैं। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी पूछ रहे हैं ना। औपचारिक तकनीकी, तो अपना औपचारिक तकनीकी में हमने क्या पढ़ा, साइक्लोग्राफ चार्ट। ठीक है, साइक्लोग्राफ, यहाँ पे चार्ट को कंफ्यूजन के लिए लगा दिया है। ठीक है, और ये जो जितने भी चार्ट है ना, ये पेन पेंसिल तकनीकी के अंतर्गत आते हैं और साइक्लोग्राफ आता है औपचारिक तकनीकी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से स्त्री प्रजनन अंग नहीं है, मतलब जो निम्न में ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्त्री प्रजनन अंग नहीं है। वाज डिफरेंस, डिम्ब ग्रंथियां, गर्भाशय यानी फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो जो वाज डिफरेंस है, जो डिम्ब ग्रंथियां हैं, ये ओवरी, इनको ओवरी बोलते हैं। ये जो है स्त्री प्रजनन अंग है। गर्भाशय यानी कि यूट्रस, ये भी जो है स्त्री प्रजनन अंग। और जो फेलोपियन ट्यूब है ये भी स्त्री प्रजनन अंग है। क्या नहीं है, वास डिफरेंस। अब हम चित्र की सहायता से देखते हैं। ये ओवरी है, ओवरी। ठीक है, जो कि अंड ग्रंथि लिखी थी, इसको हम पीत पिंड भी बोलते हैं। ठीक है, और गर्भाशय ये है यूट्रस यानी गर्भाशय, ये गर्भाशय है यूट्रस। और ये है फेलोपियन ट्यूब, जो ऐसे इधर इधर पे आई है ना, फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब है। ये सारे स्त्री प्रजनन अंग हैं। और वास डिफरेंस क्या होता है वो हम आपको दिखाते हैं। वास डिफरेंस ये है, ये पुरुष प्रजनन अंग के अंतर्गत आता है, जो कि स्पर्म को यहाँ से ऐसे पेनिस तक लाने का कार्य करता है। कहाँ से, वृषण से पेनिस तक लाने का कार्य करता है वास डिफरेंस। ठीक है, तो वास डिफरेंस कैसा है, पुरुष प्रजनन अंग है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ आपको ये बताएंगे, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। ठीक है, स्त्री नसबंदी और पुरुष नसबंदी, दोनों में अंतर क्या है, दोनों का नाम क्या है, ये टर्म्स पूछा जाता है। टर्म्स पूछा जाता है कि जो पुरुष नसबंदी है उसको क्या बोलते हैं, और जो जो महिला नसबंदी है उसको क्या बोलते हैं। तो पुरुष नसबंदी को वैसोक्टॉमी बोलते हैं। क्यों वैसोक्टॉमी बोलते हैं, आज आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये होता है वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म तो बनता है पर वो बाहर पेनिस तक नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। और महिला नसबंदी को क्या बोलते हैं, महिला नसबंदी को बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। ठीक ठीक है,
वैसेक्टॉमी बोलते हैं पुरुष नसबंदी को, और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्यूबेक्टॉमी होता है उसमें महिला के फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से। क्यों? क्योंकि अगर स्पर्म आता है तो वो यहाँ से जाके यहाँ पे नहीं आ सकता है, क्योंकि जो निषेचन होता है वो कहाँ पे होता है? फेलोपियन ट्यूब में। तो वो निषेचन नहीं हो पाता, जिससे फिर जो परिवार नियोजन का उद्देश्य होता है वो पूरा होता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहाँ पे ट्यूबेक्टॉमी क्या है, वैसेक्टॉमी क्या हो है, स्त्री प्रजनन अंग क्या है और पुरुष प्रजनन अंग क्या है। ये जो क्वेश्चन है ना, जो अभी हमने पूछा है, स्त्री प्रजनन अंग नहीं है, ये इस बार 2021 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुलकारी संबंधित है, फुलकारी संबंधित है कहाँ से? फुलकारी क्या है? यह एक प्रकार की कढ़ाई है, ठीक है। फुलकारी क्या है? कढ़ाई है। ये कहाँ से संबंधित है? पंजाब से, लखनऊ से, चेन्नई से या मणिपुर से? तो फुलकारी संबंधित है पंजाब से, ठीक है। और लखनऊ से क्या संबंधित होता है? चिकनकारी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखते हैं। प्राथमिक रंग होते हैं, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों में, क्योंकि बचपन में ये बताया जाता है कि प्राथमिक रंग 4 होते हैं। कौन कौन से? लाल, पीला, नीला और हरा। पर अब जब हम लोग टेक्सटाइल पढ़ते हैं या फिर कोई डिज़ाइनिंग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को जो प्राथमिक रंग होते हैं वो अलग बताए जाते हैं। वो हम लोग परांग के अनुसार पढ़ते हैं, ठीक है। प्रांग कह लो या परांग कह लो, ठीक है। तो प्रांग के अनुसार परांग ने क्या बताया है? लाल, पीला और नीला को बताया है कि ये प्राथमिक रंग है। क्यों? क्योंकि ये तीनों कलर जो है किसी भी रंग से नहीं बन सकता है, पर जो हरा कलर है वो बन जाता है। किन्हीं दो कलर के मिक्स करने से हरा रंग बन जाता है, इसलिए परांग ने हरा को प्राथमिक रंग नहीं माना है, उन्होंने माना है लाल, पीला और नीला, ठीक है। और हरा किसने माना है? भौतिक शास्त्रियों ने। भौतिक शास्त्रियों ने हरे रंग को प्राथमिक रंग माना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है भौतिक शास्त्रियों के अनुसार कौन सा रंग है, तब आप उसमें हरा कह सकते हैं। पर परांग ने यही 3 कलर प्राथमिक बताए हैं, लाल, पीला और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े को काटने वाला जो कीट होता है उसे क्या कहते हैं? सिल्वर फिश, क्लीप मॉथ, क्यूलेक्स या कोई नहीं, ठीक है। तो जो कपड़े काटने वाला कीट होता है उसका नाम होता है क्लीप मॉथ, ठीक है। क्लीप मॉथ होता है उसका कीड़े का नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा ऊतक है? इनमें से कौन सा ऊतक है? अब ऊतक यानी कि टिश्यूज, ठीक है। ऊतक क्या होता है? जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर किसी चीज़ का निर्माण करती हैं तो वो ऊतक होता है। यानी कि जो ऊतक होता है वो कोशिकाओं से यानी सेल से मिलकर बना होता है। तो इसमें कौन सा ऐसा अंग है जो कि ऊतक है? रक्त, हृदय, लीवर या फिर आंत? जो हृदय होता है ये एक अंग है, ठीक है। ये बहुत सारे ऊतकों से मिलकर बना होता है। लीवर ये भी ऊतकों से मिलकर बना होता है, तो ये अंग है। और आंत भी अंग है। रक्त जो है वो ऊतक है। और कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज है। जो रक्त है यानी जो ब्लड है वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज है। और इसे और भी कुछ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ये तरल संयोजी ऊतक है। तरल क्यों? क्योंकि ये बह सकता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है और ये कोलाइड के फॉर्म में भी होता है। रक्त के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये एक टिश्यूज भी है। और कैसा टिश्यूज है? अगर टिश्यूज में भी ऑप्शन दे दें तो आपको क्या करना है? संयोजी ऊतक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज है। और जो है कैसा? तरल संयोजी ऊतक है। जब हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहली लाइन क्या पढ़ते हैं? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। यानी तरल लिक्विड फॉर्म में है, संयोजी मतलब बहुत सारे ऊतकों संयोजी ऊतकों से मिलकर बना हुआ है, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है और ये ऊतक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह कार्य की ऊर्जा संबंधी लागत किसने दिया है? मतलब जो गृह कार्य, जो कार्य सरलीकरण के जो प्रमुख सिद्धांत बताए हैं वो किसने बताए हैं? गृह कार्य की जो ऊर्जा संबंधी लागत किसने दिया है? लांग, बर्थ एवं बैरेट ने, मुंडेल ने, मेंडल ने या बर्थ ने? सॉरी, यहाँ पे पूछा जा रहा है ऊर्जा संबंधी लागत, मतलब कौन सा कार्य भारी है, कौन सा भारी श्रम वाला है, कौन सा कम श्रम वाला है या फिर कौन सा मध्यम श्रम वाला है।
का आंसर है लांग बर्थ एवं बैरट। लांग बर्थ एवं बैरट ने ऊर्जा संबंधी लागत दी है, ठीक है, मतलब कौन से कार्य को करने में कैसा श्रम लगता है वो दिया है किसने, लांग बर्थ एवं बैरट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोज विधि व ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता हैं। खोज विधि व ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता हैं, ऑप्शन है आर्मस्ट्रांग, फ्रोबेल, रूसो और कुक। तो कौन है, आर्मस्ट्रांग है। आर्मस्ट्रांग है खोज विधि, या फिर उसी को ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरस्तु के संचार प्रणाली में तत्व हैं। मतलब अरस्तु ने जो मॉडल दिया है संचार का मॉडल बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से दिए, सब में संख्या अलग है। लॉसवेल ने अलग दिया है, किसी ने अलग दिया है। अरस्तु के मॉडल जो दिया है उसमें संचार प्रणाली का जो मॉडल है उसमें कितने तत्व हैं, कितने तत्व हैं, 3, 6, 7 या 5। तो जो अरस्तु मॉडल के संचार प्रणाली के तत्व हैं वो हैं 3। 3 कौन कौन से, मतलब एक संदेश देने वाला, ठीक है, और एक संदेश खुद, और एक संदेश सुनने वाला, जो कोई संदेश सुन रहा है। तो 3 है अरस्तु मॉडल के जो संचार प्रणाली है उसके तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडीमेड कपड़े में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो रेडीमेड कपड़े हम लोग लेके आते हैं, जब इनकी सिलाई की जाती है तो उसमें किस विधि का प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट सिस्टम का, चेस्ट सिस्टम का, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो सबसे पहले हम समझेंगे डायरेक्ट सिस्टम और चेस्ट सिस्टम है क्या। डायरेक्ट सिस्टम क्या है, डायरेक्ट सिस्टम में जो सिलाई करने वाला होता है, यानी जो टेलर होता है, वो शरीर के हर भाग को नापता है, फिर उस अकॉर्डिंग कपड़े को बनाता है, ठीक है। वो जैसे हाथ का अलग नाप लिया, कमर का अलग नाप लिया, पीठ का अलग नाप लिया, चेस्ट का अलग नाप लिया, गले का अलग नाप लिया, तो वो क्या हुआ, डायरेक्ट सिस्टम, ठीक है। और जो चेस्ट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, चेस्ट को नाप लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वस्त्र को बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि इतने इंच का ब्लाउज है, इतना इंच का चेस्ट है, तो हाथ इतना होना चाहिए, ठीक है, गला इतने गहराई से कटना चाहिए और बाजू इतने गहराई से कटने चाहिए। एक आइडिया होता है, उसके थ्रू बनाते हैं और वस्त्र पूरा पर्याप्त हो। पर इसमें क्या होता है, जब हम रेडीमेड कपड़े लेते हैं तो कभी कभी उसमें नाप करानी पड़ती है। और जो डायरेक्ट सिस्टम होता है उसमें शरीर के हर अंग को नाप कर किया जाता है। तो जो रेडीमेड कपड़े होते हैं ना, वो चेस्ट सिस्टम से विधि का प्रयोग किया जाता है, उसमें चेस्ट सिस्टम विधि का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, डायरेक्ट सिस्टम। रेडीमेड कपड़े की नाप किस विधि का प्रयोग किया जाता है, चेस्ट सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊन से गंदगी निकालने में प्रयोग लाने वाली प्रक्रिया क्या है, ठीक है। जब ऊन, यानी कि जब हम भेड़ से ऊन को काटते हैं, ऊन के रेशे को काटते हैं, तब उनसे जब हम गंदगी को निकालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीजिंग, साइजिंग, मर्सराइजिंग या फिर स्काउरिंग। तो उसको हम बोलते हैं स्काउरिंग, ठीक है, स्काउरिंग बोलते हैं। जब भेड़ से निकाले गए जो तंतु होते हैं ऊन के, उनको जब हम साफ करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्काउरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियासिन की कमी से होता है, नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है, इसको 3DS या फिर 4DS भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वानस्पतिक स्रोत से हमें ग्लूटीन प्राप्त होता है। ग्लूटीन एक प्रकार की प्रोटीन है, वो हमें किससे प्राप्त होती है, सोया से, चावल से, मक्का से या फिर गेहूं से। तो जो ग्लूटीन होता है वो गेहूं में बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जब गेहूं का आटा हम लोग गूंथते हैं, उसको मारते हैं, तो गेहूं में जो है आटा बंध जाता है, वो अलग अलग नहीं होता, टूटता नहीं, वो एकदम बंध के रहता है। तो जो ग्लूटीन है ये एक प्रकार की प्रोटीन है और वो किस में पाई जाती है, गेहूं में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गेहूं की प्रोटीन होती है तो आप बोलेंगे ग्लूटीन, ठीक है, क्या होती है, ग्लूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा है, एक औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, विज्ञान शिक्षण है या एग्रीकल्चर शिक्षा है। तो जो प्रसार शिक्षा है वो अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है, क्लियर। जो प्रसार शिक्षा है अनौपचारिक शिक्षा है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं होता है, हम
जो है जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो वहाँ के जो ग्रामीण होते हैं उनके अकॉर्डिंग कभी भी क्लास ले सकता है, किसी भी चीज़ की क्लास ले सकता है, ठीक है। तो ये अनौपचारिक होता है, इसमें नियम होते हैं पर बंध के नहीं होते कि हाँ हमें इस टाइम ही करना। जैसे हम लोग स्कूली शिक्षा करते हैं तो हमें इतने साल से इतने साल तक ही करना है, या फिर ये इतने ईयर का होना चाहिए, या फिर ये क्लास इतने बजे से लगनी चाहिए, तो हम लोग उतने टाइम पहुंच जाते हैं, तो वो औपचारिक शिक्षा होती है। जो प्रसार शिक्षा है वो कैसी शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल का घनिष्ठ संबंध है, किससे है? वसा से, दूध से, प्रोटीन से या फल से? कोलेस्ट्रॉल का वसा से घनिष्ठ संबंध है। क्यों? क्योंकि हमारी धमनियों में कौन जमा होता है? धमनियों और शिराओं में वसा जम जाती है, ठीक है। क्या जम जाती है? वसा। तो कोलेस्ट्रॉल और वसा का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं। फेल्टिंग, सियरिंग, रेटिंग और स्काउरिंग, ठीक है। ये सारे प्रोसेस हैं। तो इसमें हमें ये बताना है कि भेड़ के बाल काटे जाते हैं, जब भेड़ के बाल काटे जाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो फेल्टिंग क्या है? इसमें तो ऊन के छोटे रेशे को जमा दिया जाता है, जमा के जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो वो फेल्टिंग हो जाता है, यानी कि जो कंबल वगैरह होते हैं वो फेल्टिंग विधि से बनाए जाते हैं। और जो रेटिंग होता है ये प्रोसेस लिनन में होता है, यानी लिनन के जब हम पौधे को, जो उसका पौधा होता है उसको जब हम पानी में गला देते हैं तो उस प्रोसेस को रेटिंग बोलते हैं। स्काउरिंग क्या होता है? उनसे गंदगी निकालना। तो भेड़ के बाल काटे जाते हैं, सियरिंग, ये तो नाम से ही पता चला, सियरिंग मतलब कैंची, सियर मतलब कैंची, सियरिंग मतलब कैंची से काटना। तो भेड़ के बाल को काटा जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की प्रकृति होती है, क्वेश्चन है रक्त की प्रकृति होती है, यानी जो ब्लड है उसका नेचर कैसा होता है? ब्लड का नेचर कैसा होता है? अम्लीय यानी एसिडिक, क्षारीय यानी एल्कलाइन, या फिर दोनों होता है या फिर कोई नहीं होता है? तो जो रक्त है, सबसे पहले तो हमें इसमें ये जानना पड़ेगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ठीक है। कितना होता है? 7.4। अगर 7.4 है तो वो क्या हुआ? वो क्षारीय हुआ। ये हम कैसे समझते हैं? ये हमने आपको पीएच मान पे पूरी एक वीडियो बनाई है, वो कैसे होती है, कैसे नापा जाता है, वो उसमें हमने बताया है। तो अगर ब्लड का जो है पीएच मान 7.4 होता है तो ब्लड क्षारीय होगा, यानी फिर एल्कलाइन होगा। तो हम एक बार देख लेते हैं कैसे होता है। जो एक मीटर होता है, जो पीएच स्केल होती है, पहले हटा देते फिर बताते हैं। जो पीएच स्केल होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। एक पीएच स्केल होता है जो जिसको सोरेनसन ने, ठीक है, सोरेनसन ने उसको किया था, इन्वेंट किया था उसको। उसमें क्या होता है? पॉइंट होता है, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ 0 होता है, इधर 14 होता है, ठीक है, 14। तो अगर कोई भी चीज़ 7 पे है, 7 पर है तो वो क्या होगी? न्यूट्रल होगी, यानी कि उदासीन होगी। और 7 से जैसे जैसे 0 की तरफ आती जाएगी वो अम्लीय होती जाएगी। जितना 0 की तरफ आएगी उतना वो अम्लीय होगी, और 7 से ज़्यादा जिसका पीएच मान होगा वो क्षारीय होगा। तो अगर रक्त का पीएच मान 7.4 है तो क्या हुआ? वो स्लाइडली स्लाइडली क्षारीय है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो रक्त की प्रकृति कैसी हुई? क्षारीय। क्लियर है? नेक्स्ट, सेल्फ फीचर में आते हैं। सेल्फ फीचर में क्या आते हैं? अक्षिका, बटन एवं काज, रिबन एवं डोरी, या इलास्टिक एवं चुटपुट। अक्षिका, बटन एवं काज मतलब बटन और जो काज होते हैं उसको हमें हाथ से बंद करना पड़ता है, छोटे बच्चे नहीं बंद कर पाते हैं। रिबन एवं डोरी, इसको भी बांधना पड़ता है। इलास्टिक एवं चुटपुट, ये आसानी से हो जाता है। इलास्टिक, हम किसी चीज़ में इलास्टिक डाल देते हैं तो वो अपने आप अपनी जगह पे आ जाती है। तो इलास्टिक और चुटपुट जो है सेल्फ फीचर में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका का शक्ति निवास है, यानी सेल का जो पावर हाउस है उसे किसे कहा जाता है? सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति निवास किसे कहा जा सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइजोसोम को, केंद्रक को, या फिर सभी को? तो जो कोशिका का शक्ति निवास है यानी पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। और लाइजोसोम को क्या कहा जाता है?
आत्महत्या की थैली, ठीक है। सुसाइड बैग बोलते हैं लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का शक्ति निवास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आंतरिक श्वसन होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्थान में वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्थान में प्रयुक्त होते हैं, ऋणायनिक, धनायनिक, वेट रंग या फिर एजो रंग। जो एजो रंग होते हैं ना, ये जो है ठंडे स्थान में प्रयुक्त होते हैं। कौन सा? एजो रंग। ये आपको ध्यान में रखना है। जो एजो रंग होते हैं वो होते हैं ठंडे स्थान में प्रयुक्त किए जाते हैं, इसमें बर्फ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कोशिकाएं आमाशय में अम्ल स्रावित करती हैं। कौन सी कोशिकाएं? यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी कोशिकाएं आमाशय में अम्ल का स्रावण करती हैं। मुख्य, आक्सीटक, पार्श्विक या पेप्टाइड। तो इसका राइट आंसर है पार्श्विक। जो पार्श्विक कोशिकाएं होती हैं वो आमाशय में अम्ल का यानी HCl का स्रावण करती हैं। नेक्स्ट, फिबुला प्रमुख हड्डी है। जो फिबुला होती है वो कहाँ की प्रमुख हड्डी है? छाती की, सिर की, हाथ की या फिर पैर की? तो फिबुला पैर की प्रमुख हड्डी है। आइए हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये है पैर की बोन्स, ठीक है। हमारे पैर की बोन्स है, ये फीमर होती है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, ठीक है। फीमर जो है हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। और ये जो घुटनों पे होती है ये होती है पटेला, और ये टीबिया और फिबुला। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? फिबुला कहाँ की हड्डी है? तो ये पैरों की हड्डी है, ठीक है, पैरों की है। फिबुला कहाँ की हड्डी है? पैरों की, ठीक है, पैर की हड्डी है फिबुला। नेक्स्ट देखते हैं, आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है। आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है विली, काइम, रस या फिर पेप्सिन। तो जो आंशिक रूप से पचा भोजन होता है जो कि आमाशय में होता है उसे हम काइम बोलते हैं, ठीक है। और जो मुंह में होता है उसको बोलस बोलते हैं, और जो आंतों में होता है भोजन उसको काइल बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? भोजन जो पचा हुआ भोजन होता है वो 3 रूपों में होता है। कौन कौन से? बोलस, काइम और काइल, ठीक है। काइल होता है, बोलस होता है, काइम होता है और काइल होता है। तो जो काइम होता है ये आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनियाँ रक्त ले जाती हैं, यानी धमनियों में कैसा रक्त बहता है? धमनियाँ कहाँ से कहाँ रक्त ले जाती हैं? कहाँ से रक्त ले जाती? धमनियाँ रक्त ले जाती हैं अंगों से, मांसपेशियों से, हृदय से या फिर फेफड़ों से। तो जो धमनियाँ होती हैं वो हृदय से रक्त को ले जाती है, हृदय से शुद्ध रक्त को ले जाके शरीर के अंगों तक पहुंचाती। पर एक जो है धमनी ऐसी होती है जो कि एक जो है जो धमनी होती है वो वही ऐसी होती है जहाँ पे अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। तो हृदय से धमनी रक्त को बाहर ले जाती है शरीर के अंगों तक। यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि हृदय से धमनियाँ मतलब जो धमनियाँ हैं वो रक्त ले जाती कहाँ से? अंगों से, मांसपेशियों से, हृदय से या फेफड़ों से? तो हृदय से ले जाती है धमनियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांधता में किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? जो किसी व्यक्ति को अगर वर्णांधता हो जाती है तो उसे वो किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो लाल हरा, पीला हरा, नीला काला और काला हरा, ठीक। तो वो लाल और हरा में फ़र्क नहीं कर पाता है जिसको वर्णांधता हो जाती है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस जिसको होती है उसे लाल, रेड और ग्रीन के कोई फ़र्क नहीं पता चलता है। इस कारण यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जिसको वर्णांधता होता है तो कौन सी जॉब उसको नहीं दी जाती है? तो उसे ड्राइवर की जॉब नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि उसे हरा और लाल रंग में अगर फ़र्क नहीं पता चलेगा तो वो रोड लाइट जो है रोड पे
सिस्टम होता है ना गाड़ियों को रोकने का, लाल पीले बट वो लाइट बल्ब कैसे देखकर जान पाएंगे। इसलिए इनमें जो है वो भेद नहीं कर पाते हैं, तो लाल हरा, इसलिए इन्हें ड्राइविंग की जॉब नहीं दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।